नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली मुखर्जी नगर से आपकी कक्षाएं ले रहे हैं। आगामी परीक्षा एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी तथा अन्य यूपी की एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे वन दरोगा, आरओ एआरओ की परीक्षा आने वाली है, इन सभी को देखते हुए हमारी एक बीपीएससी भी आने वाली है। नज़दीक में 68वीं बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन आने वाला है। फिर यूपी पीसीएस के भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो इन सभी एग्जाम में हमारे क्या है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत होता है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये अंतिम होगा। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसी क्रम में आज की कड़ी हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया और इसको जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसमें इसका प्रश्न का उत्तर हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि टैगोर संसार के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने एक विश्व सरकार की स्थापना के अध्ययन पर विचार व्यक्त किया था। जो हमारा ये आजकल चल रहा है ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण या विश्व ग्राम की एक व्यवस्था हो जिसमें सबके लिए हो, इस पर बहुत पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी विचार व्यक्त किए थे। परंतु मरीजों का व्यवहार देखकर उन्होंने स्वदेशी भंडार का कार्य प्रारंभ किया। उसके द्वारा भारत के उद्योग को प्रोत्साहन तथा कला प्रदर्शन किया जाता था। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गलत ठहराया था। और आइए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि आर्थिक दोहन का विचार किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 2 मई 1927 होगा ये को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अपने पेपर को पढ़ते हुए सर्वप्रथम धन के निष्कासन, यानी इसे धन का निष्कासन, धन का बहिर्गमन या दोहन आदि नाम से जाना जाता है, की चर्चा की थी। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन की अनिष्टों का अनिष्ट कहा धन निष्कासन को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फिर से आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए इसका प्रश्न का पहला ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब, दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा शफी अहमद किदवई और चौथा है M.A. अंसारी। इसका आंसर भी आप जानते हैं, पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जिन्होंने मद्रास में आयोजित, देखिए ये ध्यान रखना है कि अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष बने उसकी कहाँ पर बैठक हुई थी, मद्रास में। और कांग्रेस का अध्यक्ष बने जिसमें लगभग 1000 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन के अध्यक्ष मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी थे जिन्होंने वंदे मातरम का गान किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ये हमारे समाज सुधार आंदोलन के से एक प्रश्न पूछा गया है। हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर है शिव दयाल साहब। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगरा के प्रसिद्ध संत शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार एवं लोक कल्याण था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। जो गांधी जी के बारे में एक वाक्य प्रसिद्ध है कि गांधी जी पैदा तो भारत में हुए लेकिन गांधी अफ्रीका के अंदर बने।
असली रूप से जो गांधी बने, जो सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप भारत में देखते हैं, वो सारे प्रयोग वो पहले अफ्रीका के अंदर कर चुके थे। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि नवजीवन, नव इंडिया गजट, अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही आंसर है कि इंडियन ओपिनियन का उन्होंने वहां से शुरुआत की। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यह भी एक प्रश्न है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1894 में। 1904 में प्रकाशित होने वाले इंडियन ओपिनियन, इसका भी वर्ष भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे वनडे एग्जाम हैं और ये हमारे पीसीएस प्री के एग्जाम हैं, उसमें हमारे फैक्ट पर बहुत नजर रहती है। तो 1904 में इंडियन ओपिनियन प्रकाशित हुआ और संपादक इसके कौन थे? ये भी एक प्रश्न है, मनसुख लाल नैयर, क्योंकि इंडियन ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसको गांधी जी ने संपादन का कार्य, गांधी जी को स्थापना की। संध्या 1906 में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की भी स्थापना की। देखिए इसमें इस व्याख्या से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। 1906 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन का संपादन गांधी जी ने इसी कारण से अपने भतीजे छगन लाल गांधी के साथ बांट लिया था। तो आइए हम इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका पहला ऑप्शन है बिजोलिया आंदोलन, दूसरा डांडी मार्च, तीसरा अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल और चौथा है बारदोली सत्याग्रह। तो आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो था बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह। इसके बारे में देख लेते हैं कि 1928 में सूरत यानी गुजरात के बारदोली तालुका में किसानों ने लगाना अदा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था, क्योंकि बारदोली में ही वहां की औरतों ने पटेल को, यह भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह के समय वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी और बारदोली से पटेल के प्रयत्नों से बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी है रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामप्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है सूर्य सेन। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 23 जून 1942 को हुए बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की। इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया में बुलाने का निर्णय लिया गया और 4 जुलाई 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ये इसका आंसर हो गया हमारा रासबिहारी बोस। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद या अब्बास तैयब जी? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अब्बास तैयब जी। और फिर अगला प्रश्न देखते हैं, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ये इसमें प्रश्न पूछा गया किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? स्वामी श्रद्धानंद और मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल? तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनके विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होनी थी जिसपे जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, नरसंहार हुआ था बहुत बड़ा। और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि भी यहाँ से लौटा दी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में इकट्ठे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। कई हजार लोग गोलियों से भून डाले गए थे। ये उनकी क्रूरता का सबसे चरम स्तर था। इसके बाद
देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया वंदे मातरम को? 1857 के विद्रोह में, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1922 में असहयोग आंदोलन में, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1905 में बंगाल का विभाजन। आइए देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गया कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। और कब हुआ? 1905 में हुआ। और इसके विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए ये भी आपका प्रश्न बन गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गान करते हुए यह नारा बुलंद किया गया था। तो आपके जो ये व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, यहां से भी कई प्रश्न आपके बनेंगे। आप इस व्याख्या को, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इनको ही करने से आपके जो बहुत सारे प्रश्न हैं आपके पेपर में डायरेक्टली दिखाई पड़ने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन 4 है गोविंद वल्लभ पंत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान से संबंधित थे। इनको क्या है, माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई देश विभाजन की योजना को कांग्रेस के अंदर, जहां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन, सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम गिरवानी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू मौलाना हाजीफुर रहमान ने अस्वीकार कर दिया था, वहीं दूसरी ओर गांधी, नेहरू, पटेल ने अनमने ढंग से परिस्थितियों को, गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया था। तो ये इस तरह से इन्होंने इसे बढ़ावा दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को की तिथि को किस वजह से जाना जाता है? 6 अप्रैल 1930 भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड आपने अभी देखा है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु ये 6 अप्रैल 1930 इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आम जनता की हिस्सेदारी की दृष्टि से यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बेमिसाल था। आइए हम इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह और नंबर 2 अहमदाबाद संघर्ष, नंबर 3 खेड़ा संघर्ष, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जैसे कि चंपारण का जो सत्याग्रह था ये नील के किसानों से संबंधित था, तो ये देखना है ये किसानों से संबंधित था। अहमदाबाद जो थी ये मिल हड़ताल थी और खेड़ा भी एक संघर्ष किया गया था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल औद्योगिक। मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की थी। इसी हड़ताल के समय 15 मार्च को पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक क्यों की थी? पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियारों का प्रयोग किया क्योंकि मजदूरों को यह भ्रम हो गया था कि गांधी जी मिल मालिकों से मिले हैं। अंततः सरकार ने 35% बोनस मजदूरों को देने की मांग की थी। इसमें आइए हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्रदान की गई। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। तो इसमें आप जैसा कि जानते हैं हमारा ऑप्शन बी सही है। 1861 में हमें अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रथम ऐसा अधिवेशन था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी और पहली बार विधि निर्माण एवं कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी जाती थी और यह अध्यादेश 6 माह तक के लिए दिया जाता था। तो हम क्या देखते हैं कि आज भी यही प्रणाली हमारे देश में और संविधान में लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था कहां। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में या मुंबई प्रेसिडेंसी में, या ऑप्शन 4 है बंबई, मद्रास और बंबई दोनों प्रेसिडेंसी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा मद्रास और बंबई, ये दोनों में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए खेत जोतने से सीधे लगान लेने की व्यवस्था थी, इसमें सीधा किसानों से लगान लिया जाता था और इसमें जो दर थी वो बहुत बड़ी थी, ये 30 से 55% तक ली जाती थी। और इसके लिए 2 नाम और इंपॉर्टेंट हैं, एक है थॉमस मुनरो और दूसरा है कैप्टन रिड। इनके द्वारा इसको लागू किया गया था और इसमें 1792 में सबसे पहले कैप्टन रिड ने इसको लागू किया था। कहां से? बारामहल जिले से। आइए हम अगला देखते हैं इसका प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य तिलक, डी महात्मा गांधी। तो जैसा कि आप जानते हैं अशांति का जनक कौन है? ए.ओ. ह्यूम का इनसे कोई मतलब नहीं है। दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। तो फिर अशांति से मतलब किसका है? लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक ने कैसी अशांति फैला दी थी? अंग्रेजों के नाक में दम करके उनको अशांत कर दिया, इसलिए उन्होंने इन्हें अशांति का जनक कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1855 को कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। निस्वार्थ भाव से ये देश की सेवा करने के लिए, देश के लिए सच्चे सपूत थे। और तिलक मराठा तथा केसरी समाचार पत्र, ये बार बार पूछा जाता है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तिलक जी थे। और इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इस नारे को भी इन्होंने दिया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। और वैलेंटाइन रोल ने यह उपाधि उनको अशांति की जनक के रूप में दी थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के जीवन में अशांति फैला दी थी। और देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है कि वैलेंटाइन रोल ने दी थी उपाधि या किसने दी थी? निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन तो आपका पहले से ही कट गया। खिलाफत आंदोलन हुआ था हमारा 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन तो महात्मा गांधी जी का फेमस आंदोलन है। और स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था हमारा 1905 में। तो इस समय कहां थे भारत में? गांधी जी इस समय अफ्रीका में थे, भारत में उनका आगमन 1915 में हुआ, तो इससे वो संबंधित नहीं थे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को संपूर्ण भारत में चलाने का कार्य तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि के द्वारा जारी किया गया, प्रारंभ किया गया। इसमें स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी बांधव समिति के अध्यक्ष कौन थे? अश्वनी कुमार दत्त। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है। 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। तो आप जानते हैं कि इसमें एक ऑप्शन तो कॉमन है तिलक, दूसरा ही हमें देखना है अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट। आप जानते हैं एनी बेसेंट भी होम रूल लीग के नाम से काफ़ी फेमस है। इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी, दोनों लोगों ने स्थापना की थी। आइए इसका देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन
की जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसके लिए की थी? स्वशासन यानी सेल्फ रूल के लिए। और 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा स्थापित की गई थी और प्रभाव इसका कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। और एनी बेसेंट ने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडले को इसका सचिव बनाया गया। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो इसका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सरदार पटेल। तो इसी के साथ हमारी आज की ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी ये कंप्लीट होती है। इसमें आपको हमने 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी करवाए हैं जिससे कि आप एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकें और इससे, इसकी व्याख्या से और इन प्रश्नों से आपके 101% जो हिस्ट्री के पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो पूछे जाएंगे आपके पेपर में, आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमारी पूरी जो इसके पहली वाली 4 वीडियो हैं उन्हें भी देखेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।